सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेड चैप्टर, इसके सारे 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमसे अप्रैल अटेम्प्ट जेईई मेन 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, जिसको आप डाउनलोड करके टाइम बाउंड मैनर में खुद से अटेम्प्ट करके फिर आके इसका यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन देख सकते हैं, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे कर सकते हैं, उसका कुल 3 स्मॉल स्टेप्स है। सबसे पहले एडुनिटी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये 3 बार दिखाई देगा। इसको टच करने के बाद स्टडी मटेरियल दिखेगा, उसके अंदर जाना। उसके बाद आपको यहां पर जेईई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चन पीडीएफ का फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर जाओगे तो यहां पर आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिलेंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है चैप्टर वाइज। 2023 का हो, 22 का हो, 24 का भी कर रखा है, 21 का भी कर लिया है, 20 का कर लिया है, सम टॉप क्वेश्चंस कर रखे हैं, आरबीएस सीरीज कर लिया है। ये सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उससे अपने प्रिपरेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुल आपको 16 क्वेश्चन है। ये आपका सबसे प्रथम क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या कह रहा है, कंसिडर टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर शोन इन बिलो। द प्लेट्स आर यूनिफॉर्मली चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड -2 सिग्मा. The force experienced by a point charge plus q placed at the midpoint between the two plates will be how much? सबसे पहली बात कि भैया ये आपका इनफाइनाइट प्लेट है, लार्ज प्लेट है, तो ये मिड पॉइंट देने का कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ता है। उससे आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भैया ये हमारे पास एक प्लेट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये एक और प्लेट है, चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा है। तो बीच में कहीं पर भी, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं पर भी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा, दैट इज योर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के तरफ ही होगा, एंड दैट वुड बी चार्ज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम। इसको जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन दी चार्ज, यानी Q इंटू ई। तो इसको बस Q से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 सिग्मा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है यहां पर। क्लियर है एकदम, बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। A point charge plus q is placed at the origin. A second point charge plus 9q is placed at d, 0, 0. तो एक काम करते, सबसे पहले हम लोग x एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा चार्ज है ना वो भी आपको x एक्सिस पे ही रखा हुआ है। एक चार्ज जो है वो यहां रखा हुआ है प्लस q ओरिजिन पे, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है विच इज योर 9 प्लस 9q। और इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज योर स्मॉल डी। ठीक है, द पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस इज व्हाट। ठीक है, तो उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो मान लीजिए कि भैया ये वो पॉइंट है जहां पे इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अब ये पॉइंट आपको x डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, क्या ये d - x नहीं है? बिल्कुल है सर। सर प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसको बोल देते हैं E1। और 9q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसको बोल देते हैं E2। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वहां पर 0 चाहिए तो दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, कैंसिल करेगा एक दूसरे को। E1 की वैल्यू प्लस q के वजह से है, यानी कि kq डिवाइडेड बाई, और डिस्टेंस कितना है x, तो ये x का स्क्वायर। और E2 प्लस 9q के वजह से है, तो k 9q डिवाइडेड बाई, और जो डिस्टेंस है दैट इज d - x का होल स्क्वायर। अब अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो kq आपको मरेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर अंडर रूट ले लेना, तो ये आपको दिखेगा d - x इज इक्वल टू 3x। और यहां से हमको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू d/4, d/4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, d/4, 0, 0। और यही मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। एक बच्चे के मन में यहाँ पे डाउट आता कि सर जब आपने अंडर रूट लिया तो आपने प्लस क्यों लिया, प्लस माइनस ले सकते थे। तो अगर तुम माइनस साइन ले लेते यहाँ पे -3x ले लेते तो बेटा ये आपको x आ जाता -d/4 विच डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि जो पॉइंट होगा वो इन दोनों प्लस चार्ज के बीच में लाई कर रहा है। द पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस इज राइट। और ऐसे भी इस पॉइंट पे जो कि आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहां पर इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा, तो जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो ये आंसर आपको रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको सवाल कहीं ना कहीं आपका लॉज ऑफ मोशन, आपका फोर्स बैलेंसिंग को चेक करता है, बाकी और कुछ नहीं इसके अंदर। अ स्मॉल बॉब, ये आपके पास एक स्मॉल बॉब है ऑफ मास 100 मिलीग्राम। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि बच्चे इस मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने में कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। सो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो मिलीग्राम को ग्राम में करो, फिर ग्राम को किलोग्राम में करो, तो 10⁻⁻6। चार्ज तुम्हारे पास है कनेक्टेड वन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। इट इज ब्रॉट नियर टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट। ये आपको एक इनफाइनाइट शीट है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा और वो होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इफ स्ट्रिंग सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट इक्विलिब्रियम द चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट विल बी हाउ मच। बढ़िया है सर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पार्टिकल का तुम FBD बना सकता था, टेंशन T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे राइट साइड एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट वुड बी Q × E। ये आपको mg के बराबर है और ये आपको टेंशन T है। अगर तुम और ध्यान से देखो तो इस टेंशन का तुम दो कंपोनेंट लेते, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये एंगल 45 डिग्री है, मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो टेंशन का ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट आ जाता T/√2, T cos 45 डिग्री, और ये वाला भी T/√2 आता, T sin 45 डिग्री। तो अगर ये बॉब, ये मास आपका रेस्ट पर है, मतलब एक्स एक्सिस में भी कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स, और वाई में भी नेट फोर्स 0 है। सो T/√2 इसके बराबर है और T/√2 इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि QE mg के बराबर है। क्या हमको ये अब और विस्तार पूर्वक लिखने की जरूरत है क्या कि QE mg के बराबर है? Q और E क्या है? E हमारे को यहां पे σ/2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg है। हमको यहां पर क्या चाहिए? चार्ज डेंसिटी चाहिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू 2mg एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q हो जाएगा। अब यहां पर डेटा को सब्स्टिट्यूट करो। 2 मास मेरे पास है, ये कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 10⁻⁻4। सो 10⁻⁻4 और 2mg, ये ग्रेविटी है, g है ना, तो ग्रेविटी को 10 लेने बोला है तो 10 ले लो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई चार्ज, और चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, सो 10 इंटू 10⁻⁻6। ठीक बात है। अच्छा तो भैया 10 ने 10 को मार दिया, 10⁻⁻6 ने इसको मारा, तो 10⁻⁻6 यहां पर बच रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर ऑप्शन में नानो कूलम दे रखा है, तो 10⁻⁻9 तो यहां से निकालो। 2 8.85 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 17.7 आएगा ना। दिस मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9, ये दोनों मिला के -10 हो रहा था, हमने उसको ऐसे बंटवारा किया, तो सर इस दोनों का कॉम्बिनेशन बना देगा 1.77, और फिर ये नानो कूलम और जो भी यूनिट है वो हमको लिखने में आसानी होगा। तो 1.77 जैसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर है? तो फिजिक्स यहां तक ही थी। उसके बाद कैलकुलेशन है जिसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि ये आपको एनसीईआरटी में थ्योरी का पार्ट है, या फिर अगर आपने सही तरीके से
कैपेसिटर का भी यहां से अगर रिवीजन वीडियो देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा। सवाल में आपको किस प्रकार का ऑब्जेक्ट बोला गया है? पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में होता क्या है? कहां गया भाई चित्र, कहां गया? एक सेकेंड, एक क्षण रुकेंगे थोड़ा सा। हाँ, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या होता है कि भैया ये सब आपको रैंडमली ओरिएंटेड है। ये ऐसा डाइपोल मोमेंट है, ये ऐसा है, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, ये सब रैंडमली ओरिएंटेड है, जिस कारण से जो नेट डाइपोल मोमेंट है पूरे सिस्टम का वो आपको जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं, इसके डायरेक्शन में सारे डाइपोल अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। राइट, यही आपसे इस सवाल में पूछा। Net dipole moment of a polar linear isotropic dielectric substance is not zero even in the absence of external electric field। ये गलत स्टेटमेंट है, जीरो होता है in the absence of external electric field। In the absence of external electric field, the different permanent dipoles of a polar dielectric substance are oriented in random direction। ये आपको ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला इनकरेक्ट है, A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। तो यहां पर मुझे ऑप्शन नंबर 4 सही दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया है। और देखिए, कंसिडर अ सर्कुलर लूप दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड हैज अ रेडियस A by √2। Find the position along the positive z axis of the Cartesian coordinate system where the electric field is maximum if the ring was assumed to be placed in xy plane at the origin। हालांकि सवाल आपको डायरेक्ट है बट लैंग्वेज देके कंफ्यूज करने का कोशिश किया जा रहा है। सपोज कीजिए ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो मेरा जो रिंग है वो xy प्लेन में है। रिंग अपना xy प्लेन में है और हमसे रिंग के एक्सिस पे, एक्सिस जो है फिर वो रिंग का z एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, रिंग का जो रेडियस है वही हमको a√2 दे रखा है। फाइंड द पोजीशन अलोंग द z एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ये आपको याद रहता है कि भैया जो जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डिस्टेंस को हमने d बोला है, जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है दैट इज योर रेडियस अपॉन √2। रेडियस बाई √2। रेडियस खुद a√2 के बराबर है, यहां पे भी √2 मरा तो ये हमको a निकल के आएगा विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है ना, यहाँ पे क्योंकि z एक्सिस पे है तो हम यहाँ पे kqz अपॉन r² प्लस z² होल टू द पावर 3/2, फिर अपने इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते थे और 0 के बराबर करने के बाद आपको यहां से z जो है वो प्लस माइनस r/√2 निकल के आता है। याद आ रहा है, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है, थ्योरी का पार्ट है, ये एकदम डायरेक्ट थ्योरी का पार्ट है। अच्छा, The electrostatic potential on the surface of uniformly charged spherical shell of radius r 10 centimeter is 120 volt। Interesting, आपको एक spherical shell दिया हुआ है, ठीक है, इसके सरफेस पे कुछ चार्ज होगा, पता नहीं अपने को, इसका रेडियस अपने को दे रखा है r, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर। तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, kq/r, और यही हमको कहता है कि 120 के बराबर है। ठीक, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल। अब तुमको ये बात पता होना चाहिए कि एक शेल के अंदर में कुछ नहीं, हवा है, हॉलो है, शेल के अंदर आपको पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है एंड दैट इज नथिंग बट kq/r ओनली। यानी सेंटर पे हो या किसी और लोकेशन पे हो, लेकिन अंदर में एट द सेंटर एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो भैया r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी तो अंदर का ही एक पॉइंट हो गया, यानी 120 वोल्ट सेंटर पे भी होगा, 120 वोल्ट आपको 5 सेंटीमीटर पे भी होगा। सिर्फ इसी दोनों से आपको ऑप्शन नंबर 1 तो दिखाई दे देगा, लेकिन ये भी कर लेते हैं एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से आप अब स्फीयर के बाहर आ गए हैं। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या लिखोगे, kq/r, kq/r। हम तो कहते हैं ऊपर नीचे कैपिटल R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है,
तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और ये हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर। के क्यू बाई कैपिटल आर आपको 120 के बराबर है। कैपिटल आर तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर 15 सेंटीमीटर है, ये आपको 120 हो गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया ये आपको 5, 3 और 2, और ये आपको हो जाएगा 40, यानी कि 80 वोल्ट आपको देखिए ये वाला भी आ गया। सो ये आपके पूरे कंसेप्ट को चेक कर रहा है, सिर्फ फॉर्मूले को नहीं, पूरे कंसेप्ट को चेक कर रहा है। अच्छा, देखिएगा एक और आपको सवाल जहां पे फॉर्मूले के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी चेक किया जा रहा है, आपका अंडरस्टैंडिंग चेक किया जा रहा है। Two infinite identical charge sheets and a charged spherical body of charge density rho are arranged as shown in the figure. Then the correct relation between the electrical fields at A, B, C and D is how much? अच्छा, देखिएगा एकदम। एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा यहां पर भी एक बार बना लेते हैं। तो इस प्रकार का सिचुएशन है, दोनों इनफाइनाइट शीट पर आपको प्लस चार्ज है, प्लस सिग्मा, और ये है आपको प्लस सिग्मा। ठीक है सर, और ये हमारा लाइन है, इस पे हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं। एक है पॉइंट सी जिसकी दूरी यहाँ से आपको 2 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर हमने एक और पॉइंट लिया है पॉइंट डी, और इसकी दूरी भी 2 सेंटीमीटर है। हमने अंदर में एक और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिया है, इस प्रकार से हमने एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, और जैसा डायग्राम में अरेंजमेंट है वैसा ही ले रहे हैं हम लोग भी। यहाँ पर ये रो है, 2 पॉइंट और है, राइट, 2 पॉइंट और है, एक है ए और एक है मेरा पॉइंट नंबर बी। ठीक बात है सर। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लेटर से पॉइंट नंबर बी की, तो पॉइंट बी पर इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके वजह से लेफ्ट साइड होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इन दोनों प्लेट्स के वजह से बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगा, दोनों के वजह से। इवन ए पॉइंट पे देखोगे तो इसके वजह से इधर है और इसके वजह से इधर है, और दोनों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो कहने का मतलब यह है कि सर ए और बी पॉइंट पे सिर्फ इस स्फीयर के वजह से होगा। ठीक है, अच्छा, अब तुमको साफ साफ दिख रहा है कि स्फीयर के सेंटर से ए वाला पॉइंट ज्यादा नजदीक है और बी वाला पॉइंट दूर है। स्फीयर के वजह से किसी आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज योर के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो ए और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये वाला स्फीयर डिसाइड करेगा, ये दोनों मिला के डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो क्योंकि ए वाला पॉइंट स्फीयर से नजदीक है तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सभी के वजह से एट ए इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहां पे कहता है ई ए इज इक्वल टू ई बी, गलत बात। यहां कहता है ई ए इज मोर देन ई बी, हो भी सकता है ये वाला आंसर, ये इक्वल कह रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब बात कीजिए पॉइंट नंबर सी की। पॉइंट सी की अगर तुम बात करोगे तो सिग्मा के वजह से इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से भी इधर ही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड किया तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके वजह से है? दोनों प्लेट के वजह से। डी पॉइंट पर आ जाओगे तो सिग्मा के वजह से राइट साइड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इफेक्टिवली हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी सर प्लेट्स के वजह से तो सी और डी दोनों पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब स्फीयर का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा। साफ साफ हमको डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है कि सर ये जो दूरी है ये दूरी छोटी है और ये दूरी काफी बड़ी है। ठीक है, और हमने अभी अभी आपको समझाया ना कि भैया डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, राइट। तो डी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डिसाइड कर रहा है कि बड़ा कौन होगा? तो वो स्फीयर को ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस कम, तो स्फीयर के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो हमको दिख रहा है कि सर ईडी इज मोर देन ईसी। ठीक बात है। अब ऐसा कुछ है क्या? यहां पर देखिए ईसी और ईडी को बराबर बोल रहा है।
एटलीस्ट डायग्राम के हिसाब से जो हमको लोकेशन दिख रहा है उसके हिसाब से दोनों बराबर तो नहीं हो सकता। यहां पर लिखा है कि EC इज नॉट इक्वल टू ED, ये फिर भी उचित मालूम पड़ता है। ठीक है, क्लियर एकदम, बढ़िया है सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। देखिए यहां पर भी आपको लैंग्वेज का ही पूरा खेल है। टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 ग्राम ईच with charges -2 and +2 are attached to two ends of very light rod of length 20 centimeter. The arrangement is now placed near an infinite non-conducting sheet with a uniform charge density 100 microcoulomb per meter square such that length of rod makes an angle of 30 degree with the electric field generated by the sheet. Net torque acting on the rod is how much? आपको पता भी नहीं चला कि ये सवाल एक्चुअली है किस टॉपिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किस सब टॉपिक का सवाल है। इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मान लीजिए, और हमको कहता है कि भैया जो रॉड है, जो रॉड है और इसके ऊपर आपको एंड्स पे दो चार्जेस अटैच्ड है, अगर एक क्यू है तो दूसरा -Q है, और ये ग्रीन रॉड लाइट रॉड है, मासलेस रॉड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रॉड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो हमसे पूछता है कि बताइए भैया इस रॉड पे टॉर्क कितना लग रहा है। भैया ये सवाल आपको डाइपोल का है, ये सवाल आपको डाइपोल का है, जहां पे डाइपोल मोमेंट आप इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। अगर ये ऑब्जर्व कर लेते तो सवाल तो फिर खत्म था। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि रॉड का लेंथ multiplied by electric field which is nothing but sigma by 2 epsilon naught into your sin 30 degree. Now what is charge, 2 microcoulomb, तो यहां पर लिखेंगे 2 into 10 to the power -6, d 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, दिस इज योर 0.2। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, सिग्मा हमको दे रखा है 100 माइक्रो, यानी 100 into 10 to the power -6 मतलब 10 to the power -4 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10 to the power -12, और फिर आएगा साइन 30 डिग्री विच इज नथिंग बट 1/2, तो नीचे एक 2 और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस 2 ने इस 2 को मार दिया, इस 2 ने इसको मारा, तो यहां पर 0.1 दे देंगे, और 10 to the power -4 -6 -10 हो गया, और ये -11, तो ये जब ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली आपको बस एक 10 ऊपर बचेगा। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये आपको है ना 10/8.85 है, यानी ये वैल्यू आपको 1 से तो बड़ी है लेकिन 1 के काफी नजदीक होगी। तो ये कहां से हो जाएगा भाई 112, कदापि नहीं। 2 कहां से आ जाएगा, 2 का तो टर्म ही नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करके आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लो, नोबडी स्टॉपिंग यू टू डू दैट। ठीक, अच्छा देखिए अब क्या है, ध्यान से देखिएगा। अ मेटालिक रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज एज शोन इन द फिगर, AC एंड BD are two mutually perpendicular diameters. Electric field due to arc AB, 2 की जगह यहां पे at लिखना होगा, at O is E। तो सिर्फ इतने से पोर्शन के वजह से, सिर्फ इतने से पोर्शन के वजह से, ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा सर्कल बना देते हैं, है ना। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, सिर्फ इतने से पोर्शन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको कहता है कैपिटल E है। अब सोचने वाली बात है कि इतने से पोर्शन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिमेट्री आपको चीख चीख कर कह रहा है, सिमेट्री आपको चीख चीख कर कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस ग्रीन वाले के एंगुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा इतने से पोर्शन की वजह से। ठीक है, अच्छा हमसे पूछता है व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क ABC, ABC। तो सर अगर इतने से पोर्शन के वजह से इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो ये वाले पोर्शन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने को होगा इस डायरेक्शन में, मानते हैं। और ये भी तो सर ई ही होगा, ये भी तो साहब ई ही होगा, ये सेम लेंथ, तो ये भी तो सर सेम लेंथ है, तो सिमेट्री बता रहा है कि ये भी ई है तो ये भी ई है, तो इस पूरे के वजह से कितना हो जाएगा, इस ई और इस ई का रिजल्टेंट। सिंपल सी बात है। अब ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, यानी दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो सर ई नेट हमको दिख नहीं रहा है कि ये आपको √2e निकल के आना चाहिए, नथिंग एल्स। क्लियर एकदम, बढ़िया है, शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है इसके अंदर? Two charges Q1 and Q2 are separated by a distance of 30 सेंटीमीटर। Q1 और Q2 के बीच की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर है। A third charge Q3 initially at point C as shown in the figure is moved along the circular path of radius 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर के रेडियस पे इसको आप मूव करा करा के D पॉइंट तक लेके जा रहे हो। If the difference in potential energy, यहां पर लिखना चाहिए था क्लियरली कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q3, राइट। हालांकि पूरे सिस्टम का भी बोलता तो भी फर्क नहीं पड़ता। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C टू D इज गिवन बाय दिस मच। तो एक काम करो ना, आप पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, सिर्फ डिफरेंस पूछ रहा है तो UI माइनस U फाइनल कर देंगे। इनिशियली चार्ज Q3 यहां पर है, तो Q1 से उसकी दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, ध्यान रखना कि ये आपको अभी फिलहाल के लिए सेंटीमीटर है ना। अच्छा, अब C और B के बीच में भी होगा, Q3 और Q2 के बीच में भी कुछ एनर्जी होगा। अगर ये 40 है, ये 30 है, तो सर ये हमको 50 होगा। तो आप एक और लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी K Q3 और Q2 डिवाइडेड बाई 50, राइट। और इस पूरे को ध्यान रखो, ये 40 सेंटीमीटर, यानी इसको 100 से डिवाइड करना पड़ता, यानी इस पूरे को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज Q3। फाइनली क्या हो जाएगा, चार्ज Q3 फाइनली कहां पे पहुंच गया, चार्ज Q3 फाइनली यहां पे पहुंच गया है। तो फाइनली Q1 और Q3 के बीच का दूरी जो है, क्या वो 40 नहीं है? बिल्कुल 40 है। Q1 और Q3 का बीच का दूरी 40 है, और Q2 और Q3 के बीच का दूरी क्या आपको 40 माइनस 30 यानी कि 10 नहीं दिख रहा है क्या सर? ये आपको 10 नहीं आएगा और फिर से हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस आएगा एनर्जीज में वो इन दोनों का डिफरेंस है। जब डिफरेंस लोगे, ये वाला टर्म सेम है तो मर जाएगा, ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे, सो दिस इनटू दिस 50 100 को मारेगा तो ऊपर 2 बचेगा, तो 2K Q3 Q2 माइनस, और यहां पे ये 10 आएगा, 10K Q2 Q3। ठीक बात है, बढ़िया है। अच्छा सर, ये तो नेगेटिव आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है अपने को? अपने को तो खाली मैग्नीट्यूड निकाल देना है, डिफरेंस है, राइट। लो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो ये इफेक्टिवली मैग्नीट्यूड वाइज निकल के आएगा 8K Q2 Q3। तो सर यहां पर ये जो कैपिटल K है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल K, ये वाला कैपिटल K, ये वाला कैपिटल K नहीं है। तो एक काम करो, सबसे पहले इस वाले K को एक्सपैंड करो, नीचे लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आपको आ जाएगा Q2 इंटू Q3। ठीक है, अब नीचे हमको चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि है, ऊपर में मेरे पास Q3 चाहिए जो कि है, तो बचा हुआ टर्म क्या है, 8Q2। यानी कि सर जो कैपिटल K उनको पूछा है, उन्होंने पूछा है वो सर 8Q2 है। 8Q2 ऑप्शन में है भी, है सर, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, एकदम क्लियर है, बढ़िया है। आगे देखते हैं। The outer body of an aircraft is made of metal which protects person sitting inside from lightning। ये तो भैया आपको प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, अंदर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो कहीं ना कहीं आपको शील्ड कर रहा है बाहर के
स्ट्राइकिंग से, लाइटनिंग से। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एनक्लोज बाय कंडक्टर इज जीरो। तो भैया ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और सही रीजन भी है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये तो आपको डायरेक्ट था। ठीक, और देखते हैं क्या है इसके अंदर। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय दिस, द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू एक्जेड प्लेन। समझिएगा, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और ये अपना जेड एक्सिस है, तो एक्जेड प्लेन ये आपका एक्जेड प्लेन है। इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो आपको सर वाई एक्सिस के अलोंग होगा, क्या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमको समझ में आता है, दैट इज योर ए जे कैप। ठीक है, the area of the surface, the flux of the field through rectangular surface parallel to xz plane is this much. The area of the surface is how much? तो सिंपल है भैया, flux is equal to your E dot A। तो एरिया वेक्टर हमने ले लिया है AJ कैप। तो आपको यहाँ पे ध्यान से दिखना चाहिए, जब आप इस टर्म का इसके साथ डॉट करेंगे, AJ के कैप के साथ डॉट करेंगे, तो जे वाला जे के साथ डॉट देगा, आई के साथ 0 दे देगा, के के साथ 0 दे देगा। तो ये आपके पास क्या बचेगा, 4 इंटू 10⁻³ इंटू योर कैपिटल ए। और यही फ्लक्स मेरा किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया है। तो आपको दिखना चाहिए कि एरिया इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻³ ये मीटर स्क्वायर है। तो इसको 10⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये इसको मारेगा तो ये 10 हो जाएगा। 60/4 इज नथिंग बट 15। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको 15 से भरा जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। लेट्स सी व्हाट इज अहेड। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0। एक स्फेरिकल शेल, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल में अंदर में आपको पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। मतलब एक पॉइंट अगर ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V0 होगा, यहाँ का भी V0 होगा। तो अगर तुम किसी चार्ज को 1 से 2 तक मूव करा रहे हो तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि Q इंटू डेल्टा V, यानी कि Q इंटू V2 माइनस V1। और जब पोटेंशियल दोनों जगह सेम है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं जी। इनसाइड यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज इज 0 नो मैटर विच पाथ यू चूज। तुम ऐसे जाओ, तुम ऐसे जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, उससे आपको वर्क डन 0 निकल के आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज कांस्टेंट एंड इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ये बिल्कुल ट्रू है, और ये इसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर भी देता है। वर्क डन क्यों 0 है, क्योंकि भैया आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव। देखिएगा, इसका जो, इसमें जो चीज हमें अप्लाई करनी है वो बहुत कम जगह बच्चे पढ़ते भी हैं, राइट। लेकिन जरूरी है, एक छोटा सा पॉइंट है आपका, कि आपके पास अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है और आपने उसके ऊपर चार्ज दे दिया है, तो चार्ज अपने आप को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये भी है कि जो चार्ज डेंसिटी होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट अगर आपको नहीं पता था तो आप जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मतलब है कहने का कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये रैंडम शेप का बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर तुमने चार्ज दे दिया, ये कंडक्टर है, मेटल है, तो चार्ज सरफेस पे ही पाया जाएगा। अब अगर तुम यहां पे देखो तो इस लोकेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, यानी कि ये पोर्शन जिस सर्कल का हिस्सा होता वो सर्कल छोटे रेडियस का है, लेकिन ये पोर्शन जिस सर्कल का रेडियस होता वो सर्कल बड़े रेडियस का है। तो सर यहां पे रेडियस कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मतलब यहां पर चार्ज बहुत क्लोजली होगा। फिर यहां पर चार्ज फैल गया, यहां पर चार्ज फैल गया, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया वहां पे चार्ज बहुत क्लोज होगा। तो यहां पे चार्ज बहुत क्लोज होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो हमसे उसी का एप्लीकेशन यहां पर करवाया जा रहा है। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको ऐसा कुछ शेप दिया है, ठीक है,
शेप में हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इस लोकेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस लोकेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, क्योंकि भैया देखो ना सर्कल ही बना दिया है। जो आपका प्लेट है वो ये वाला प्लेट है, जो आपका शेप है वो ये वाला शेप है। ठीक है सर, आपको ये भी दिख रहा है कि यहां पर जो ये नोकीलापन है, जो इसका ये एज है, जो चोंच है, यहां पर वो एज ज्यादा है और यहां पे हल्का सा राउंडेड है। तो यहां पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत 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 कम है। सो यहां सिग्मा 1 जो होगा वो सिग्मा 3 से तो ज्यादा होगा, और सिग्मा 4 और सिग्मा 2 जो है वो बराबर होगा। ठीक बात है सर, बढ़िया है। तो सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 3 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 4, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके मुकाबले तो बहुत छोटा है, इसके मुकाबले भी छोटा है। तो सर एक बात तो तय है, सबसे बड़ा चार्ज डेंसिटी यही होगा। सिग्मा 1 सबसे बड़ा है, उसके बाद सिग्मा 3 होगा, और ये आपको सिग्मा 4 से बड़ा है, और सिग्मा 4 सिग्मा 2 के बराबर। दिस इज द एक्चुअल फ्लो ओवर हियर। इसके हिसाब से तुम सारे ऑप्शन को चूज कर पाओगे। अब यहां पर क्या बोला, सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2, यहां से दिख रहा है बिल्कुल सही, और सिग्मा 3 इज मोर देन सिग्मा 4, ये भी सही है। चारों बराबर है, ये तो एकदम गलत है। सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 3, ये तो बिल्कुल गलत है। सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 3 विच इज मोर देन सिग्मा 2 एंड इक्वल टू सिग्मा 4, ये भी आपको सही है। तो ए, बी और सी जो है हमारा सही दिख रहा है। इट इज अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको बस इतना सा ज्ञान होना चाहिए था। ऐसा भी पूछता है, वेरी गुड। अच्छा, अगला देखिए, देखिए क्या बोल रहा है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैज अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 2 नैनोकूलम पर मीटर। द नेट फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन क्यूब ऑफ साइड लेंथ इतना इफ द वायर पासेस थ्रू एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब दैट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर। ये तो आपको बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक तो क्यूब बना लो, हालांकि डायग्राम का भी जरूरत नहीं है, आप बिना उसके भी क्रैक कर सकते थे प्रश्न को। आपके पास एक क्यूब है, और जो आपका ये लाइन वायर है ना, वो किस प्रकार से रखा हुआ है, तो वो बॉडी डायगोनल के अलोंग रखा हुआ है, क्योंकि हमको बोला है कि जो दो कॉर्नर्स आपने लिए हैं दैट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड, दोनों कॉर्नर्स के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होना चाहिए। वो तभी होगा जब तुमने एक पॉइंट अगर ए लिया है तो ये वाला पॉइंट तुमने बी लिया था, बॉडी डायगोनल। अगर क्यूब का साइड लेंथ ए होता है तो बॉडी डायगोनल कितना होता है, क्या ये भी बताना पड़ेगा? क्या ये डिराइव करके दिखाऊं मैं अब आपको? बताइए जनाब। ये ए है और ये स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल √2a है, तो ये वाला डायगोनल आपको दिख नहीं रहा है कि ये √3a होगा? हाँ जी सर। तो आपका जो वायर है ना, वो आपका जो वो वायर है, आप समझो कि यही वो वायर है। कौन सा? यही वो वायर है, ठीक है। इतना वायर क्यूब के अंदर है, बाकी वायर आपको बाहर में भी है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना लेंथ, कितना लेंथ क्यूब के अंदर है, तो √3a लेंथ क्यूब के अंदर है। तो जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड कितना है? लैम्डा इनटू लेंथ इनसाइड। लेंथ इनसाइड कितना? लेंथ इनसाइड है √3a लेंथ इनसाइड है। ठीक बात है सर। लैम्डा की वैल्यू 2 नैनोकूलम, सो 2 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो यहां पर हमने √3 लिख दिया। स्मॉल ए लेंथ कितना है? √3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, तो सर एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे? 1/ε0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो ये चीज लिखो, ये चीज लिखो, तो डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं यहां पर, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको साथ में। क्या चीज? 4 पाई इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो इतना कुछ हमें गुना करना है। 10⁻⁻9 10⁻9 आपस में मर गया। अब सब कुछ √3 इंटू √3 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 6 इंटू 4 6 इंटू 5 कितना हो गया? 54 54 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 54 इंटू 4 4 चक्के 16 और 20
216 पाई इंटू 10⁻⁻², तो ये हो रहा है 2.16 पाई। तो यहां से ऑप्शन नंबर 4 बैठ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, ज्यादा तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ये देखिए आखिरी सवाल है आज के सेशन का, अगर यहां तक पहुंच गए हो तो बहुत ही बढ़िया है। और पढ़ते हैं। टू मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड 3r हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। राइट, आपके पास दो मेटेलिक स्फीयर्स है, कंडक्टिंग स्फीयर्स है, दोनों का शुरुआत में सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम था, लेकिन एक का रेडियस इधर है r है तो दूसरे का रेडियस 3r है। ठीक बात है सर। दोनों को आपने टच कराया है। If they are brought in contact and then separated, the surface charge density on smaller and bigger one becomes sigma 1 and sigma 2। तो हमसे sigma 1 by sigma 2 पूछ रहा है। सवाल देखिए, एक्चुअली में ना इस इंफॉर्मेशन का तो कोई काम था ही नहीं। क्यों, हम अभी आपको बताते हैं। आपने जब दोनों को टच करा दिया है, आपने जब दोनों को टच करा दिया, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। आपने जब दोनों को टच करा दिया है तो हमसे कहता है कि इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पे सिग्मा 2 है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 3r है। एक बात तय है कि दोनों के सरफेस का पोटेंशियल अब सेम हो गया होगा। हम कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसा कंडक्टिंग स्फीयर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस पे टोटल चार्ज q है और रेडियस इसका स्मॉल r है, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल कैसे लिखते हो? kq/r करके लिखते हो। बिल्कुल, k की जगह एक काम करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ऊपर में क्या है? ऊपर में कैपिटल Q है। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई, ऊपर और नीचे अपने मन से एक एक r मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो ऊपर भी r किया, नीचे भी किया, तो ये r² हो गया। अब सर, चार्ज अपॉन 4 पाई r², और ऊपर में एक r है, नीचे में आपके पास, सॉरी हाँ, ऊपर में एक r होगा और यहां पे एक एप्सिलॉन नॉट। इसको बस हमने रीअरेंज किया, इसी को हमने ऐसे लिखा है। सर ये क्या है? यही तो आपको सिग्मा है, यानी इसको हम लोग सिग्मा r बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते थे। तो सर, पोटेंशियल का एक इक्वेशन हमने सिग्मा के टर्म्स में लिख दिया। अब जब तुमने दोनों को टच कराया तो दोनों के सरफेस का जो पोटेंशियल ये v1 और v2 है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सरफेस का पोटेंशियल सेम हो गया होगा। तो इस सरफेस का पोटेंशियल क्या है अब? सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा 1 रेडियस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका हो जाएगा सिग्मा 2 रेडियस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये तो वन लाइनर बन गया, बस r इतना मर गया। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू योर 3/1, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।